वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज फिर से हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 3.15, निराली पब्लिकेशन। सो देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएगा। ये सब मिक्स क्वेश्चन है, मतलब खिचड़ी है। इसके पहले की चैप्टर नंबर 2 में हम स्पेसिफाइली सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी या सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन यही देखते थे। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, उसमें ये आपको सब मिक्स देके इनकम और फिर उसमें से हमको टोटल टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है एंड उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी कंसीडर करनी है। टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या कि अब इतना सारा आपका इनकम है, नेट इनकम, अब उस पे आप कितना टैक्स भरोगे, तो वो भी एक अलग से क्या होता है, स्लैब दिया जाता है, उस हिसाब से भरना है। ठीक है, तो ये अभी के प्रॉब्लम में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्सेबल इनकम पढ़ाती हूँ कि एग्जैक्टली टैक्सेबल इनकम निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टैक्स लायबिलिटी भी बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। आपको हाथ में पेंसिल लेनी है, टेक्स्ट बुक लेना है और आपको ध्यान से क्या करना है, टिक करना है कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमको टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी वाला दिखना है। तो कौन कौन से देखो इंफॉर्मेशन सैलरी के लिए है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स भी पेड किया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है हम ये कहाँ यूज करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, चलो और कुछ देखते हैं, और कुछ सैलरी से रिलेटेड है क्या। ही हैज प्रॉपर्टी इन द मुंबई, ही लेट आउट प्रॉपर्टी। देखो उसकी मुंबई में प्रॉपर्टी है और उन्होंने वो रेंट पे दी है। तो ये वाला जो है 1 month rent could not receive, he stay in पूना, paying 12,000, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे तब हमें यूज करनी है, तो इस सैलरी में नहीं करनी, फिलहाल हमें सैलरी का ढूंढना है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर। देखो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर की है, सोल्ड की है, जो कि विद इन 2 months, मतलब जो 6 months के अंदर हम करते हैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, जो उससे ज्यादा होती है उसे लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पे गेन हुआ है, सो ये आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, तो देखो अलग अलग इनकम उन्होंने हमें दिए हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा इनकम किस में हम डालेंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन फिलहाल हमें जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, हम अभी फिलहाल सैलरी का ढूंढ रहे। ही पेड लोन बोरोड ऑन मुंबई प्रॉपर्टी 50, he also paid 40,000 toward interest on loan। तो ये भी हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वक्त यूज आएगा। और ये जो उन्होंने लोन पेड किया है ये हमें हमारा जब डिडक्शन, फाइनल डिडक्शन होगा ना अंडर सेक्शन सी, तब ये आएगा। देन ही पेड LIC प्रीमियम फॉर हिज लाइफ फॉर 15,000, फॉर हिज वाइफ, खुद के लाइफ के लिए भी, खुद के वाइफ के लिए भी पे किया है। एंड ही ऑल्सो इन्वेस्टेड 50,000 इन PPF। तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो 80C के अंडर आता है। ठीक है, LIC लाइफ के लिए हो, वाइफ के लिए हो, फिर PPF, SPF, RPF, ये सब हमारा अंडर सेक्शन 80C में आता है। He contributed 4,500 per month RF। देखो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, ही मतलब क्या, एम्प्लॉई। तो ये जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये डिडक्शन में आता है, मैंने पहले भी इसके पहले के लेक्चर में अच्छे से बताया है। और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है ये हमें सैलरी में ऐड करना है। सो एम्प्लॉय भी 4,500 पर मंथ कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी है इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया है और एम्प्लॉयर ने कुछ बेनिफिट दिया है तो हमें इसमें सैलरी में ऐड ही करना होता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम सैलरी में ऐड करेंगे, लेकिन जब फाइनली डिडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉई का हम जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट करेंगे। देखो कहे ना मजे की बात, एम्प्लॉयर का ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर और डिडक्शन में हम ये माइनस करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना, प्लीज प्लीज आप लाइन से सब वीडियो देखो तो ही आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही रिसीव्ड 26,000 एज इंटरेस्ट ऑन RPF।
एंड हाँ ओके, ही रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर आपको याद रहेगा, देखो इंटरेस्ट को भी हमें एग्जम्पशन है 9.5 और यहाँ पे भी एग्जम्पशन है 12%। याद रहेगा आपको, अगर आपने अच्छे से इनकम फ्रॉम सैलरी किया रहेगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ यूज करनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी। देन he paid municipal tax 15,000 on his property. Of course ये हमें कहाँ इंफॉर्मेशन यूज करनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखो, इनकम म्यूनिसिपल टैक्स हम माइनस करते हैं तभी जाके हमको NAV मिलता है, नेट एनुअल वैल्यू। तो 15,000 याद रखो, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने इनकम हमें सबका मिला के दिया है। सो कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम और मिस्टर रेड्डी, असेसमेंट ईयर 22-23। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बाइफरकेट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे यूज करनी है, एंड धीरे धीरे आपको सॉल्व करना है। इसको आपको 1 घंटा लगेगा ये पूरा करने एग्जाम में, तो खास 1 घंटा 50 to 60 मिनट्स खास इसी प्रॉब्लम के लिए रखना है, ठीक है। चलो नाउ फॉर्मेट आपको पता है, तो इस तरीके से फॉर्मेट ड्रॉ करो। आपको ऊपर लिखना है मिस्टर रेड्डी का टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट। पहले इनकम फ्रॉम सैलरी करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि सैलरी की इंफॉर्मेशन सब यूज करो। बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12 क्योंकि पर मंथ है, DA 7,000 इंटू पर मंथ, ठीक है। देखो ये हो गया। और ये हम हमेशा कैलकुलेशन किसके लिए लेते हैं, बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस। अगर वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट रहेगा, हाउस लोन हाउस रेंट अलाउंस के वक्त काम आएगा हमें, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। ओके चलो नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ। तो ऐसे रिसीव वो कितने करते हैं, 1,20,000। लेकिन आपको पता है हाउस रेंट अलाउंस हमें कुछ एग्जम्पशन मिलता है। कितना एग्जम्पशन मिलता है, उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है, और यही अलाउंस का कैलकुलेशन थोड़ा सा वास्ट है। तो ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है, फिर एक बार आपको बताती हूँ। देखो क्या किया है उन्होंने, एक्चुअल हाउस रेंट कितना मिला है, एक्चुअल हाउस रेंट 1,20,000, ठीक है। तो पहले कंडीशन में हमें लिखना है 1,20,000, हो गया। दूसरे इसमें हमें क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना, तो 1,20,000 माइनस 38,400, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी लेनी है हमें, तो सैलरी हमें 3,84,000 इन दोनों की टोटल लेनी है, ठीक है। किस पे लेनी है, 10% ऑफ सैलरी, ये 3,84,000, क्योंकि हमेशा हम बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, हाँ सेल्स और कमीशन रहता तो वो भी ऐड करते। ये मैंने सब कुछ डिटेल इनकम फ्रॉम सैलरी में सिखाया है। तो हमने 3,84,000 का किया है 10%, सो ये आया 81,600। एंड नेक्स्ट इज 40% ऑफ सैलरी, तो 40% हमने किया है, ठीक है। सो ये 40, सो विच एवर इज लेस, तो इसमें लेस क्या है, 81,600। तो 81,600 हम माइनस करो, अंडरस्टूड। सो हमें सिर्फ किस पे भरना है, 38,400 पे, गॉट इट। ओके नाउ नेक्स्ट वन, अब हमें करना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके अब यहाँ पे ना एक जरूरी है मुझे आपको बताना है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,600 बताया था, अगर वो हैंडीकैप नहीं है, और अगर हैंडीकैप है तो 3,200। लेकिन मैंने फिर बाद में न्यू बुक एडिशन जब रिफर की तो बाकी सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे अब सिर्फ हम हैंडीकैप को ही अलाउंस पे एग्जाम्शन देंगे, तो इसमें हमें 1,600 एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। जो है अलाउंस 1,800 इंटू 12, मतलब पूरा हमको इस पर टैक्स भरना है। दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर गुड हेल्थ पर्सन। हाँ अगर ये हैंडीकैप होते मिस्टर रेड्डी तो हमने 3,200 तक उनको एग्जाम्शन दिया होता। ये थोड़ा सा चेंज आप कर लो, मैं एक बार कमेंट्री टैब में भी चाहिए तो डालती हूँ। ये थोड़ा सा याद रखो, क्योंकि एक बुक है जो ओल्ड एडिशन की है, एक न्यू एडिशन की है। बाकी मैंने चेक किया ऑल ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जब मैंने देखा तो न्यू एडिशन में उन्होंने एग्जाम्शन सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप बंदे को दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस आप याद रखना है, ठीक है। चलो नाउ
नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। प्रोफेशनल टैक्स तो हम ये बाद में हम माइनस करेंगे, तो फिलहाल अभी इसको इग्नोर करो, बाकी सब हो गया। चलो नेक्स्ट उन्होंने और हमें दिया था ही कंट्रीब्यूटेड, तो ये ध्यान मत दो, ये हम डिडक्शन के वक्त ध्यान देंगे। हाँ, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने हमें कंट्रीब्यूशन दिया था सिमिलर, मतलब 4500 पर मंथ। सो देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 4500 इंटू 12 54,000, बट यहाँ पे भी हमें, आपको पता है 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्पशन देना है। सो सैलरी कौन सी लेंगे, अगेन सेम 3 लाख प्लस 84, तो 3,84,000 का 12%, तो हमें यहाँ पे कितना टैक्स भरना है, सिर्फ 7920। उसके बाद उन्होंने आरपीएफ इंटरेस्ट भी दिया है, देखो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ ही रिसीव 26,000 एज ए इंटरेस्ट, तो ये भी उनका अंडर सैलरी में ही इनकम है, तो ये भी ऐड करो। लेकिन अगेन 9% हमें डिडक्शन मिलता है, सॉरी 9.5, तो 26,000 का 9.5 इट कम्स 1,300। ये मैं अभी इसलिए एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सैलरी में सिखाया है। तो इस तरीके से हमारा सैलरी कंप्लीट हो गया। और कोई इनकम है क्या, एक बार देखो अंडर सैलरी चेक करना है ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करने से पहले। सो नहीं है, तो इन सब की टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी आई 4,34,020, तो मतलब 4,34,020। तो ये आप आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, इनर कॉलम में पहले लिखो फिर बाहर आउटर में लिखो, ठीक है। तो आपका टोटल सैलरी के अंडर हेड में कितना आया, 4,34,020 रुपीज। लेकिन एज यू नो इसमें भी डिडक्शन है अंडर 16। क्या डिडक्शन है, दो ही डिडक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है एंड प्रोफेशनल टैक्स होता है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन एज यू नो 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स तो उन्होंने दिया है, देखो 2250 यहाँ पे। सो वो दोनों माइनस करो, गॉट इट। देखो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी दिया है, तो ये माइनस करो डिडक्शन, तो 4,34,000 में से अगर 52 to 50 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3,81,770। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग ऑन 4,34,020 we will pay on a 3,81,770। अंडरस्टूड। तो ये हमारा आधा पार्ट हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। सेम आपको आपके नीचे के ही पेज में कंटिन्यू करना है। अब मेरा पीपीटी नहीं इतना पूरा कंटिन्यू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना बताया, लेकिन आप एज्यूम करो कि सेम नेट सैलरी के नीचे ही आपको देखो कंटिन्यू, नीचे ही सेम पेज पे आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर वो पेज खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट पेज पे आपको जाना है, ऐसे कंटिन्यू करके, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम आगे सेम नीचे के पेज पे करेंगे। अब हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना है, तो इसमें भी मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता है कि हमें कैसे निकालना है एनुअल वैल्यू। पहले हमें क्या करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू विच एवर इज हाई, फिर उसके बाद हमें करना है स्टैंडर्ड वैल्यू विच एवर इज ले, फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाई, एंड फिर जो मिलेगा उसमें से अगर वो वैकेंट होगी घर 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो वो माइनस करना है। फाइनली वी विल गेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने बताया 15,000, लेकिन उसमें से एक महीना वहां पे नहीं था। देखो बाकी का तो उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ दिया ही नहीं है, तो वी विल डायरेक्टली टेक दिस 15,000। लेकिन वो 15,000 में पूरे 12 महीने का इनकम नहीं मिला है, उसमें से एक महीना वो घर खाली था, तो हमें इनकम सिर्फ कितना मिला, 11। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 15 न्यू 11 मतलब हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 1,65,000। अंडरस्टूड। चलो नाउ अब इसके बाद और उन्होंने कुछ दिया है क्या, ऑफ कोर्स हमें म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है, जो कि 15,000 सबके आखिरी लाइन में दिया था उन्होंने, माइनस करो, वी विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। अब वंस वी गेट नेट एनुअल वैल्यू, अगेन यहाँ पे कुछ डिडक्शंस हमारे हैं अंडर सेक्शन 24, ठीक है। सो 30% ऑफ NAV मतलब 1,50,000 का 30%, वो माइनस करो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो, ये भी उन्होंने दिया है, देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन, ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 40 यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का हमें मिलता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं मिलता। ये अगर आपको याद रहेगा तो ये लास्ट फाइनली जब हम डिडक्शन करेंगे ना 83 के अंदर ये हम करेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट, देखो फिर एक बार कहती हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलता है, तो ऐसा हमें 85,000 डिडक्शन मिला है।
बस ये माइनस करो 1,50,000 में से, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई 65,000। देखो ऑलरेडी सैलरी का इनकम हमने निकाल चुके हैं, अब हमने 1,50,000 में से 85 माइनस किया, तो अब हमें हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मिला है 65,000। गॉट इट? इसलिए कहती हूँ कि पहले चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करो। चलो नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल एंड बिजनेस, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं है, मतलब रेड्डी ने कोई बिजनेस किया नहीं है तो वहां से उनको इनकम नहीं है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो देखो कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन दी है, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल दिया है। कैसे समझा शॉर्ट टर्म? बिकॉज हियर दे हैव क्लियरली मेंशन ओनली फॉर 2 मंथ्स। देखो यहाँ पे उन्होंने वो लाइन ही दिया है कि जो भी उन्होंने शेयर्स सोल्ड किए हैं विद इन 2 मंथ्स, तो विद इन 6 मंथ्स अगर होता है तो शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, सॉरी शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं। तो उन्होंने देखो 1,75,000 कमाया, लेकिन वो परचेज कितने को किया था? 80। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है उनको? 1,75,000 माइनस परचेज अमाउंट, तो उनको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, देखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन उन्हें हुआ है 95,000। ठीक है, इसमें कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं है, ये आपने कमाया है शॉर्ट टर्म पे तो आपको तो टैक्स भरना है। ये इन्होंने सेल किया, लेकिन परचेस करने के लिए, एक्वायर करने के लिए उनको 80,000 खर्चा करना पड़ा, तो एक्चुअल उनके जेब में 95,000 प्रॉफिट हुआ। तो देखो हमको इनकम फ्रॉम सैलरी मिल गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मिल गया, और कुछ है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नहीं। तो ग्रॉस टोटल इनकम हम क्या करेंगे, कहाँ से आया है, हमने क्या क्या ऐड किया है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो मिस्टर रेड्डी ने पूरे साल भर में 5,41,770 कमाया। ठीक है, तो उनको टैक्स भी किस पे भरना है? 5,41,770। देखो अगर ये डिडक्शंस नहीं होते तो कितना सारा इनकम हमें भरना होता, कितना सारा टैक्स भरना होता हमें। गॉट इट? तो इस तरीके से हमारा टोटल ग्रॉस इनकम आया 5,41,770। अब हमें प्रॉपरली फाइनली कुछ डिडक्शन माइनस करने हैं, जो होते हैं 80 अंडर 80, उसमें हमने देखा है 80C, 80D, 80E, 80TTA। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ 80C के ही कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्होंने। 80C में क्या क्या आता है? 80C में देखो LIC पॉलिसी सेल्फ के लिए, वाइफ के लिए, देन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन कॉन्ट्रीब्यूशन इन RPF, और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर एक बार कहती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर ने किया है वो ऑलरेडी हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया है। यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ एम्प्लॉई का डिडक्शन होता है, तो यहाँ पे उसने कंट्रीब्यूट किया है। और इनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1,50,000। तो देखो लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है ना, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही डिडक्ट किया है। जो अमाउंट हमने पेड की है प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। और सब ये कितना भी आप पे करो, मैक्सिमम लिमिट आपको 1.5 लाख है, तो ये सबकी टोटल करो 1.5 लाख होती है क्या? ओके, 1,44,000, तो ये पूरा डिडक्शन माइनस होगा। अगर मैक्सिमम 1,50,000, हाँ अगर यही 1,44,000 की जगह ये सबकी टोटल अगर 2,44,000 आती, ये सबकी टोटल अगर 2,44,000 आती, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 1,50,000 डिडक्शन दिया होता। बट लकीली हमारा यहाँ पे 1,44,000 आया है, जो कि 1,50,000 से कम है, विच एवर इज लो, तो 1,44,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी आई थी उसमें से ये माइनस करो, सो टोटल टैक्स पेबल इनकम 3,97,770। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी में अभी नहीं पढ़ाती हूँ, अभी सिर्फ आज मैं सिर्फ आपको टैक्सेबल इनकम कैसे निकालना है बताती हूँ। टैक्स लायबिलिटी आसान है, 2.5 लाख तो इसको है ही नहीं टैक्स, फिर 2.5 लाख माइनस करने के बाद 3,97,770 में से 2,50,000 तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। फिर ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पे टैक्स लायबिलिटी 5%, लेकिन ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम के हिसाब से है। तो आज सिर्फ आप इतना ही सीखो कि टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।